बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की। इसके भाग 1 में हमने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ, उसके उद्देश्य, महत्व और सीमाओं की सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ वित्तीय विश्लेषण की संक्षिप्त तकनीकों की जानकारी ली थी। हमने बात की थी वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों में मुख्य रूप से जो तकनीकें शामिल की जाती हैं वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। इन 5 तकनीकों में से प्रथम 3 तकनीकों की बात हम इस अध्याय में करेंगे और साथ ही साथ बाकी जो 2 तकनीकें बची हैं, अनुपात विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, उसकी बात अलग से अलग अध्याय देकर आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, जिसमें हम आज बात करेंगे पहली तकनीक तुलनात्मक वित्तीय विवरण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण यानी कि जिसमें वित्तीय विवरणों की तुलना की जाएगी और तुलना करने के लिए कम से कम 2 वर्षों के आंकड़े होना जरूरी है। यानी कि यदि तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार करना है तो कम से कम कितने वर्ष के आंकड़े चाहिए? 2 वर्ष से अधिक आंकड़ों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 वर्षों के वित्तीय विवरण होंगे तभी तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरणों का अर्थ आप जानते हैं। वित्तीय विवरण में ऐसे विवरण शामिल किए जाते हैं जो किसी निगम या संस्था की आर्थिक स्थिति और उसकी लाभदायकता के बारे में जानकारी दे। तुलनात्मक वित्तीय विवरण ऐसे विवरण हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों की मदें ली जाएंगी और उनकी तुलना कर निरपेक्ष माप के साथ साथ सापेक्ष माप भी निकाली जाएगी। अब बात करना चाहेंगे कि निरपेक्ष और सापेक्ष माप क्या है। आप मान लीजिए वित्तीय विवरण की किसी भी 2 मदों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा इन्वेंट्री की ही। पिछले वर्ष क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो 3 लाख रुपए थी और इस वर्ष जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3,60,000 रुपए है। तो यहां अगर बात की जाए तो 60,000 रुपए जो इसका अंतर है, यदि वो आप ज्ञात करते हैं तो ये निरपेक्ष माप है। लेकिन यदि इसी 60,000 का प्रतिशत आप प्रथम वर्ष के मूल्य 3 लाख से निकाल लेते हैं और वो प्रतिशत होगा 20%, तो ये बन जाएगी इन्वेंट्री के तुलनात्मक अध्ययन की सापेक्ष माप। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में मदों का अध्ययन कर उनकी निरपेक्ष माप के साथ साथ सापेक्ष माप भी ज्ञात की जाती है, क्योंकि सापेक्ष माप से ही विश्लेषण ज्यादा अच्छा संभव हो सकता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण समंकों की मदों में हुए परिवर्तन की निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप की गणना की जाती है और उसे एक विवरण पत्र में प्रस्तुतिकरण उसका किया जाता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें चिट्ठे व लाभ हानि खाते की 2 या अधिक वर्षों की समान व्यक्तिगत मदों में से एक को आधार मानते हुए अन्य वर्षों की मदों से निरपेक्ष समंक के रूप में कमी या वृद्धि की राशि के रूप में, कमी या वृद्धि की प्रतिशत के रूप में, अनुपातों के रूप में तुलना की जाती है। आपको पढ़ने पर लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन यहां पर बात वही की गई है जैसे कि हमने इन्वेंट्री का उदाहरण लिया था कि इन्वेंट्री जो प्रथम वर्ष में थी वो 3 लाख रुपए थी और जो द्वितीय वर्ष में थी वो 3,60,000 रुपए थी। तो जो 60,000 रुपए निकाला गया वो इन्वेंट्री में वृद्धि होगी और वो इसकी निरपेक्ष माप होगी, और जब इस 60,000 का आप 3 लाख पर प्रतिशत निकाल लेंगे तो वो इसकी सापेक्ष माप होगी। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में मदों का निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप दोनों निकाला जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में एक ही व्यावसायिक संस्था के चिट्ठे व लाभ हानि खाते की समान मदों या मदों के समूह का 2 या 2 से अधिक वर्षों की सूचनाओं का
प्रवृत्ति अध्ययन किया जाता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वास्तविक रूप में मदों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। साथ ही साथ उनके प्रतिशत या अनुपात भी ज्ञात किए जाते हैं। तो ये हमने बात की प्रथम तकनीक तुलनात्मक वित्तीय विवरण। लेकिन आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि वित्तीय विवरणों में तो मुख्यतः दो विवरण शामिल किए जाते हैं, एक संस्था का लाभ हानि विवरण और दूसरा संस्था का स्थिति विवरण। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण भी इसी तरीके से दो बनाए जाएंगे, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण और तुलनात्मक स्थिति विवरण। तो बात करते हैं तुलनात्मक लाभ हानि विवरण या आय विवरण। तुलनात्मक लाभ हानि खाता या आय विवरण। आय विवरण एक वित्तीय वर्ष की लाभ हानि का विवरण दर्शाता है। आप सभी ने पिछले अध्याय में लाभ हानि विवरण बनाया है और आपको पता है कि वो किसी निगम या संस्था का एक वर्ष का लाभ दर्शाता है। केवल एक अवधि के समंकों से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, उनमें तुलनीयता का गुण नहीं होता है। एक अवधि से अधिक के लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन कर विश्लेषण व्यवसाय की प्रगति आदि का निष्कर्ष निकाल सकता है। अतः तुलनात्मक परिणामों के लिए एक अवधि से दूसरी अवधि में हुए परिवर्तन के निरपेक्ष अंकों में कमी या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में मदों के निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों माप निकाली जाती है। तो वही बात लाभ हानि विवरण में की जा रही है कि लाभ हानि विवरण की जो मदें हैं उनका निरपेक्ष माप यानी अंतर निकाला जाता है और फिर उस अंतर जिसे कमी या वृद्धि कहा गया है उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यह लाभ हानि खाते का क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है। इसे लाभ हानि विवरण का गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्षैतिज विश्लेषण या गतिशील विश्लेषण किसे कहा जाता है। तुलनात्मक लाभ हानि खाता या आय विवरण जब आप तैयार करेंगे तो उसके लिए कैसा फॉर्मेट होगा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उनके बारे में बात करते हैं। तुलनात्मक आय विवरण बनाने के लिए निम्नानुसार 5 कॉलम बनाए जाते हैं। लाभ हानि विवरण का आपको पहले का प्रारूप पता है, आप पर्टिकुलर, नोट टू अकाउंट्स और साथ ही साथ अमाउंट का कॉलम बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पर समंक 2 वर्षों के होंगे, उन 2 वर्षों के समंकों में आपको तुलना भी करनी है और तुलना करने के लिए किस तरीके से आप लाभ हानि विवरण बनाएंगे तो आपको 5 कॉलम तैयार करने होंगे। प्रथम कॉलम में, इस कॉलम में आय विवरण की सभी मदों के नाम लिखे जाते हैं। आय विवरण की कौन सी मदें हैं, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी आपने कौन कौन सी मदें पढ़ी है, जैसे आपने पढ़ी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसी के अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी मदें आपने पढ़ी है, उन्हें लिखेंगे। तो उनका प्रथम कॉलम में तो केवल आपको मदों का क्या करना है, नाम लिखना है। द्वितीय कॉलम में इसमें प्रत्येक मद की पिछले वर्ष की राशि लिखी जाएगी। आपको 2 साल दिए जाएंगे, जैसे आपको डाटा दे दिए 2015 और 2016, तो 2015 के जो अमाउंट्स हैं वो आपको दूसरे कॉलम में लिखने हैं। पिछला वर्ष, 2 वर्षों में जो पहला वर्ष होगा वो पिछला और जो उससे अगला वर्ष होगा वो करंट ईयर हो जाएगा। तृतीय कॉलम में इसमें प्रत्येक मद की चालू वर्ष की राशियां लिखते हैं, यानी कि पहले कॉलम में आपको लिखनी है मदों के नाम, दूसरे में पिछले वर्ष के अमाउंट और तीसरे में चालू वर्ष के अमाउंट। चतुर्थ कॉलम में पिछले वर्ष से इस वर्ष की प्रत्येक मद की राशि में हुआ परिवर्तन लिखा जाता है, यानी दूसरे और तीसरे कॉलम में लिखी गई जो राशियां हैं उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना है, उनकी तुलना करनी है और आपको ये निकालना है कि उनमें वृद्धि हुई है या कमी। अगर वृद्धि हुई है तो उसे आपको चौथे कॉलम में लिखना है और कमी हुई है तो भी उसे चौथे कॉलम में लिखना है, लेकिन ऋणात्मक रूप से यानी कोष्ठक में लिखना है। अगला कॉलम जो आता है वो आता है 5वां कॉलम, पिछले वर्ष की
प्रत्येक मद की राशि की कॉलम 5 में लिखी वृद्धि या कमी, यानी कुल मिलाकर 5वें कॉलम में आपको चौथे कॉलम में जो आपने मद लिखी है उसमें उसका क्या प्रतिशत है, यानी कमी या वृद्धि का कितना प्रतिशत है वो लिखा जाएगा। तो पहले कॉलम में मदों के नाम, दूसरे कॉलम में पिछले वर्ष की राशियां, तीसरे कॉलम में चालू वर्ष की राशियां, चौथे कॉलम में उनका अंतर निकालना है वृद्धि या कमी, और 5वें कॉलम में उस अंतर का प्रतिशत लिखा जाएगा। और वो प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? कॉलम 4 की उक्त मद, यानी कॉलम 4 में जो आपने लिखा है तो कॉलम 4 में आपने वृद्धि या कमी लिखी है, और कॉलम 2 की उक्त मद यानी पहले वाले वर्ष की उसी मद की राशि लिखनी है और गुणा 100 करके आपको प्रतिशत की गणना करनी है। इसका प्रारूप किस तरीके से होगा वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। तुलनात्मक लाभ हानि खाता या आय विवरण का प्रारूप, जैसे कि हमने बात की थी कि आपको 5 कॉलम तैयार करने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखने हैं मदों के नाम, और इन सभी मदों से आप पहले से परिचित हैं। पहली मद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या प्रचालन से आय, जिसे विक्रय कहा जाता है। दूसरी अदर इनकम, जिसमें लाभांश या ब्याज की आयों को शामिल किया जाता है। टोटल रेवेन्यू, यानी इन दोनों का टोटल लगाना है। फिर एक्सपेंसेस लिखने हैं, और फिर एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की गणना करनी है, और टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गणना करनी है। ये मदें तो आपने पहले से समझी हुई है, लेकिन ये आगे के 4 कॉलम क्या हैं ये आप देख लें। यहां आप लिखेंगे पिछले वर्ष की राशियां, यहां आप लिखेंगे चालू वर्ष की राशियां। इन दोनों की तुलना करने के बाद जो अंतर आएगा वो आपको चौथे कॉलम में लिखना है, जिसे वृद्धि या कमी से प्रदर्शित करना है। यदि वृद्धि होती है तो उसे यूं ही लिख देना है, लेकिन अगर कमी होती है तो उसे कोष्टक में लिखना है, ताकि ये पता चल सके कि वो ऋणात्मक है, यानी उसमें वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत की गणना, जिसे हम यहां पर सापेक्ष माप कह रहे हैं। उसके लिए आपको यहां जो मद आई है चौथे कॉलम में वृद्धि या जो कमी आई है उस कमी को ऊपर और कॉलम नंबर 2 के अमाउंट्स, यानी कि आधार वर्ष या पहले वर्ष की रकम को नीचे लिखना है, और उसका प्रतिशत ज्ञात कर उस प्रतिशत को यहां लिख देना है। अगर यहां बात की जाए तो तुलनात्मक आय विवरण के प्रारूप को समझने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1, निम्नलिखित विवरणों से वर्ष 2015-16 और 16-17 के लिए आपको तुलनात्मक विवरण तैयार करना है। मदे कुछ इस तरीके से है। प्रचालन से आगम, जिसे आप कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो दिया गया है 60 लाख रुपए और 75 लाख रुपए। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाने के लिए 2 वर्ष की मदों का होना आवश्यक है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अन्य आय यानी कि अदर इनकम जो दी गई है 1,50,000 और 1,20,000 रुपए। वे 44 लाख और 50,60,000 रुपए आपको दिए गए हैं। आयकर की दर दी गई है 35% और साथ ही साथ 40%। तो इसका पहले तो लाभ हानि विवरण बनाकर लाभ कैसे निकाला जाएगा, फिर उसको तुलनात्मक में कैसे बदलेंगे वो बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से व्ययों को घटाया जाएगा, तो जो राशि निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कर से पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से घटा दिया जाएगा टैक्स को दिए गए प्रतिशत के अनुसार। तो जो राशि आपको प्राप्त होगी वो होगी कर के पश्चात लाभ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। जैसा कि आपको बताया गया है कि उसे बनाने के लिए आपको तैयार करने होंगे 5 कॉलम, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 17। सबसे पहली बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया है 60 लाख, जो कि 15-16 का है। $60 लाख और 75 लाख। इसके बाद
अदर इनकम दी गई है 1,50,000 और 1,20,000। जैसा कि आपको पहले सिखाया गया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ने के बाद टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है, तो टोटल रेवेन्यू यहां पर होगा 61,50,000 और साथ ही साथ 76,20,000। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। हमें एक्सपेंसेस यहां एक साथ दिए गए हैं। प्रथम वर्ष के हैं 44 लाख और दूसरे वर्ष के हैं 50,60,000। तो 44 लाख और 50,60,000, इतनी आय संस्था के द्वारा कमाई गई है और इतने खर्चे कर दिए गए हैं। अंतर की जो राशि होगी वो होगा लाभ, जो कि होगा कर से पूर्व। तो 61,50,000 में से 44 लाख घटाने के बाद प्रॉफिट निकल कर आता है 17,50,000। साथ ही साथ 76,20,000 में से 50,60,000 रुपए घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 25,60,000 रुपए। कर की दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई है। प्रथम वर्ष के लिए दी गई है 35% और द्वितीय वर्ष के लिए दी गई है 40%। प्रतिशत तो दिए गए हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कर की गणना किस पर की जाएगी। तो कर की गणना की जाएगी किस पर? प्रॉफिट पर की जाएगी। और प्रॉफिट पर करने के लिए किस तरीके से कर निकाला जाएगा? जैसे कि प्रथम वर्ष का प्रॉफिट है 17,50,000 रुपए और कर की दर है 35%। और जब आप इस कर को काउंट करते हैं तो वो राशि निकल कर आती है 6,12,500 रुपए। तो यहां पर आप कर लिख देंगे 6,12,500 रुपए। और कर घटाने के बाद लाभ की राशि आती है 11,37,500 रुपए। इसी तरीके से दूसरे वर्ष की कर की राशि 25,60,000 पर गणना की जाएगी। और कर की दर का ध्यान रखें, दूसरे वर्ष कर की दर दी गई है 40%, तो 25,60,000 का निकाला जाएगा 40%। और जब आप इसकी 40% की गणना करते हैं तो राशि निकल कर आती है 10,24,000। कर घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो बचेगी 15,36,000 रुपए। ये आपका लाभ हानि विवरण तैयार हुआ। अब बात करते हैं कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव में जो कॉलम नंबर 4 है उसमें तीसरे कॉलम और दूसरे कॉलम की राशि के आपस में कंपैरिजन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कमी हुई है या वृद्धि, जिसे कहा जाता है निरपेक्ष माप। और फिर निकाले जाते हैं इनके प्रतिशत, जिसे कहा जाता है सापेक्ष माप। तो आइए शुरू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले वर्ष 60 लाख था, जबकि दूसरे वर्ष 75 लाख हो गया। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। और कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 15 लाख रुपए की। जबकि अदर इनकम की हम बात करें तो अदर इनकम प्रथम वर्ष में दी गई है 1,50,000, जबकि दूसरे वर्ष में दी गई है 1,20,000। इसका मतलब इसमें कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है? 30,000 रुपए की कमी हुई है। आगे आते हैं, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो प्रथम वर्ष में है 61,50,000 और दूसरे वर्ष में है 76,20,000। और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो वो आता है 14,70,000 रुपए। वृद्धि को दर्शाता है। आगे अगर बात की जाए तो प्रथम वर्ष में एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया गया है 44 लाख, जबकि दूसरे वर्ष में दिया गया है 50,60,000। ये तो पता चल रहा है वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई है 6,60,000 रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर से पूर्व लाभ प्रथम वर्ष में है 17,50,000 और दूसरे वर्ष में है 25,60,000। जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो ये आता है 8,10,000 रुपए।
अब बात करते हैं कर की, तो प्रथम वर्ष में कर है 6,12,500, जबकि द्वितीय वर्ष में है 10,24,000, और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो ये आता है 4,11,500 रुपए। अब आगे अगर बात करें तो कर के पश्चात लाभ 11,37,500, जबकि दूसरा लाभ है 15,36,000, और इसका अंतर है 3,98,500 रुपए। ये आपने कमी या वृद्धि की गणना की है। अब हम बात करना चाहेंगे परसेंटेज की, तो परसेंटेज किस तरह से निकाले जाएंगे। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज की गणना करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आपको सूत्र रूप में बताया गया कि कॉलम 4 की उक्त मद, यानी कॉलम 4 की उक्त मद से मतलब ये वाले मदें, और कॉलम 2 की उक्त मद, यानी कि आप देख सकते हैं ये 15 लाख, ये 60 लाख, ये 30,000, ये 1,50,000, ये 14,70,000, 61,50,000। तो आपको इन राशियों का प्रतिशत इस राशि पर ज्ञात करना है, और जो प्रतिशत आए उसकी गणना यहां पर लिख देनी है। तो यहां किस तरीके से काउंट किया जाएगा, पहले एग्जाम्पल में हम आपको इसे काउंट कर कर बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के नोट आपको एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में केवल आपको ये कैलकुलेशन ही लिखनी है, लेकिन आपको समझाने के लिए किस तरीके से हमने गणना की है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला प्रतिशत परिवर्तन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15 लाख ऊपर और 60 लाख नीचे गुणा 100, तो ये आता है 25%। तो यहां पर आप लिख दीजिए 25%। परसेंटेज का निशान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिखा है परसेंटेज। आगे अगर बात करें तो फिर है अदर इनकम, जिसमें 30,000 रुपए की कमी हुई है, तो 30,000 ऊपर 1,50,000 नीचे इंटू 100, तो ये आता है 20%। लेकिन इस 20% को लिखते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि इस 20 को आप कोष्टक में शो करेंगे, क्योंकि अगर यहां निरपेक्ष माप में कमी है तो परसेंटेज में भी आपको कमी ही शो करनी है। अगली परसेंटेज काउंट करें तो वो है 14,70,000, और किस पर काउंट करना है, वो काउंट करना है 61,50,000 पर। और जब ये परसेंटेज आप निकालते हैं तो इस परसेंटेज की गणना होती है 23.90। तो यहां पर लिखें 23.90। अगला प्रतिशत है व्ययों का, इनका अंतर है 6,60,000, 6,60,000 ऊपर और प्रथम वर्ष का मूल्य 44 लाख नीचे और गुणा 100 करें, और जब इस प्रतिशत की गणना करते हैं तो ये आता है 15%। अगला है कर के पूर्व लाभ, जिसका परिवर्तन आया है 8,10,000 और प्रथम वर्ष का मूल्य है 17,50,000। और जब इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो वो आता है 46.29। 46 पॉइंट, ये एक्चुअली 46.2857 आ रहा है, जिसे राउंडेड ऑफ करने पर 46.29% होगा। तो यहां लिख दीजिए 46.29%। अगला है कर। कर में परिवर्तन देखा जाए तो 4,11,500 का है, तो 4,11,500 और प्रथम वर्ष कर की राशि कितनी है 6,12,500 गुणा 100, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 67.18%। और अंतिम है कर पश्चात, उसका परिवर्तन आप देखते हैं तो 3,98,500 का प्रतिशत आपको ज्ञात करना होगा 11,37,500 पर। तो 3,98,500 बटा 11,37,500 गुणा 100,
और जब इसका प्रतिशत आप ज्ञात करते हैं तो वो आता है 35.03%। तो यहां पर लिख दीजिए 35.03। उदाहरण संख्या 1 को पूरा करने के बाद अब शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 2। मधु कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ व हानि विवरण से 2016 से वर्ष 2017 के लिए तुलनात्मक लाभ हानि विवरण तैयार करें। आपको फिर से मदें दी गई हैं जिसमें प्रचालन से आगम है 16 लाख और 20 लाख रुपए, कर्मचारी हित व्यय यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 8 लाख और 10 लाख रुपए, अन्य व्यय 2 लाख और 1 लाख रुपए, साथ ही साथ कर की दर दोनों वर्षों के लिए दी गई है 40%। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिट की गणना कैसे की जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिखने के बाद एक्सपेंसेस नाम की जो हेडिंग लगाई जाएगी उसके नीचे लिखे जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। इन दोनों का टोटल लगा लिया जाएगा और रेवेन्यू में से खर्चों के योग को घटा दिया जाएगा। ये आएगा कर से पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर उसमें से 40% कर की गणना कर घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा कर पश्चात लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 5 कॉलम बनाने होंगे जो कि इस तरीके से होंगे। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 से 2017, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रथम वर्ष का 16 लाख और द्वितीय वर्ष का 20 लाख। एक्सपेंसेस नाम की हेडिंग लगाने के बाद 2 एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। प्रथम वर्ष आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 8 लाख और अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2 लाख। जबकि द्वितीय वर्ष की बात करूं तो इनका अमाउंट है 10 लाख और ये है 1 लाख। एक्सपेंसेस का जब आप टोटल लगाते हैं तो ये टोटल निकल कर आता है 10 लाख और ये आता है 11 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस घटाने होंगे। 16 लाख में से 10 लाख घटाने के बाद यहां राशि आएगी 6 लाख जो कि कर पूर्व लाभ होगा और यहां राशि आएगी 9 लाख। कर की दर जो कि 40% दी गई है तो 6 लाख का 40% आप काउंट करेंगे जो कि होगा 2,40,000। तो कर के पश्चात लाभ आ जाएगा 3,60,000। सेम उसी तरीके से 9 लाख पर भी आपको कर की गणना करनी होगी जो कि होगा 40%, ये होगा 3,60,000 रुपए। तो ये यहां आप 3,60,000 लिखेंगे तो ये राशि निकल कर आती है 5,40,000 रुपए। इनकम स्टेटमेंट पूरा करने के बाद, लाभ की गणना करने के बाद अब बात करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में दोनों वर्षों की तुलना की जाती है। जैसा आपको पता है प्रथम वर्ष का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मूल्य दिया हुआ है 16 लाख जबकि द्वितीय वर्ष का हो गया है 20 लाख। तो यहां पर वृद्धि हुई है और वो वृद्धि कितनी है, 4 लाख रुपए। अगली बात करते हैं एक्सपेंसेस में। अगला आइटम दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो प्रथम वर्ष है 8 लाख और द्वितीय वर्ष है 10 लाख। तो इसमें भी वृद्धि हुई है और वृद्धि कितनी हुई है, 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। प्रथम वर्ष 2 लाख लेकिन द्वितीय वर्ष में ये 1 लाख है। इसका मतलब वृद्धि ना होकर यहां कमी हुई है और कमी कितनी, 1 लाख रुपए। टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख से 11 लाख, इसका मतलब 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रथम वर्ष का 6 लाख जबकि द्वितीय वर्ष का दिया गया है 9 लाख। तो वृद्धि हुई कितने लाख की, 3 लाख रुपए की। टैक्स प्रथम वर्ष 2,40,000 जबकि द्वितीय वर्ष में 3,60,000। तो वृद्धि हुई कितनी, 1,20,000 रुपए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर के पश्चात जो लाभ है वो दिया गया है 3,60,000 से हो रहा है 5,40,000। इसका मतलब जो वृद्धि है वो है 1,80,000 रुपए।
अब प्रतिशत की गणना किस तरीके से करनी होगी, इन अमाउंट्स का प्रतिशत आपको 15-16 के अमाउंट्स पर निकालना है। यानी 4 लाख का प्रतिशत आपको 16 लाख पर निकालना है, 2 लाख का प्रतिशत आपको 8 लाख पर निकालना है, 1 लाख का प्रतिशत आपको 2 लाख पर निकालना है। इस तरीके से आपको इसके सापेक्ष जो माप हैं उनकी गणना करनी होगी। 4 लाख का प्रतिशत जब आप 16 लाख पर निकालते हैं तो ये आता है 25%, जिसके लिए आपको गणना करनी होगी 4 लाख बटा 16 लाख गुणा 100। 2 लाख का जब आप 8 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो वो भी आता है 25%। 1 लाख का जब 2 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो वो आता है 50%, लेकिन इसे आपको कोष्टक में रखना होगा क्योंकि यहां पर वृद्धि ना होकर कमी हुई है तो प्रतिशत में भी कमी ही होगी। 1 लाख का प्रतिशत आपको 10 लाख पे निकालना होगा जो कि होगा 10%। और अगर बात की जाए अगला प्रतिशत है 3 लाख का प्रतिशत आपको 6 लाख पर निकालना होगा जो कि है 50%। 1,20,000 का प्रतिशत 2,40,000 पर जो कि 50%। और 1,80,000 का 3,60,000 पर प्रतिशत निकालने पर ज्ञात होती है 50%। उदाहरण संख्या 2 को पूरा करने के बाद अब प्रैक्टिस के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं करने के लिए दिया गया है, उसकी बात करते हैं। नीचे दी गई जानकारी से नारंग कलर्स लिमिटेड का मार्च 31, 2016 एवं मार्च 31, 2017 पर वर्ष समाप्ति पर एक तुलनात्मक लाभ हानि विवरण तैयार करें। सूचनाएं आपको दी गई हैं, प्रचालन से आगम आपको दिया गया है और बहुत ही विशेष बात जो कि ज्यादातर एग्जाम में भी पूछी जाती है, अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो आपको वर्ष उल्टे दिए गए हैं। उल्टे से मतलब जो पिछला वर्ष है वो बाद में दिया गया है और जो चालू वर्ष है वो पहले दिया गया है। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाते समय आपको इन्हें सीधा कर लेना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है वरना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में प्रश्न में ये देखना है कि ईयर तो सही क्रम में दिए गए हैं ना, अगर नहीं दिए गए हैं इस प्रश्न की तरह है तो आपको उन्हें परिवर्तित कर लेना है। प्रचालन से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख और 35 लाख, अन्य आय जो कि दी गई है 50,000 और 50,000, उपभोग की गई सामग्री जिसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 15,18,000, तैयार माल के रहतिये में परिवर्तन यानी चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया गया है। चालू वर्ष में 10,000 धनात्मक जबकि 15,000 ऋणात्मक। आपको ये बात बताई गई थी कि चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक से कंपैरिजन किया जाता है और यदि ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा है तो जो रिजल्ट आ रहा है उसे पॉजिटिव लिखते हैं और खर्चों में जोड़ते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो जो रिजल्ट आ रहा है उसे नेगेटिव लिखते हैं और खर्चों में घटाया जाता है। तो जो ये 10,000 है वो खर्चों में जोड़े जाएंगे जबकि जो 15,000 है वो खर्चों में से कम किए जाएंगे। कर्मचारी हित एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 2,40,000, हास एवं अपलेखन आपको दिया गया है 25,000 और 22,500, अन्य व्यय आपको दे रखे हैं 2,66,000 और 3,02,000 और लाभ आपको दे रखा है 20,09,000 और 12,500 यानी प्रॉफिट आपको खुद निकाल कर दिया है, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में यहां पर अमाउंट कुछ और है, लेकिन दिए गए आंकड़ों से प्रॉफिट वो नहीं आ रहा है तो वो हमने सही कर लिया है। प्रॉफिट आना चाहिए 12,500 रुपए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ फुटनोट्स भी दे रखे हैं वो भी आप देख लें जो कि अन्य व्यय के संबंध में 2,66,000 और 3,02,000 ये आप जानते हैं। अन्य व्ययों में क्या क्या शामिल किया गया है ये फुटनोट में हमें बताया गया है। अन्य व्ययों में मुख्य तौर पर ऊर्जा एवं ईंधन, बाहरी ढुलाई, अनुज्ञप्ति शुल्क, विक्रय वितरण व्यय और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मद कर के लिए प्रावधान जो कि 50,000 और 60,000 रुपए दी गई है। और यदि कर के लिए प्रावधान अन्य व्ययों में शामिल है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा क्योंकि टैक्स आपने अन्य व्ययों में शामिल कर लिया है और वह रेवेन्यू में से घट जाने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो करके
बाद होगा। तो आइए अब इस आधार पर प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता दी गई है वो ये है कि यहां पर जो साल दिए गए हैं वो अपोजिट दिए गए हैं, उल्टे दिए गए। आप उन्हें सीधे करें, क्योंकि तुलना करने के लिए पिछला वर्ष और चालू वर्ष इसी तरीके से लिखे जाएंगे। तो 15-16 के जो डाटा है वो पहले कॉलम में और 16-17 के जो डाटा है वो दूसरे कॉलम में लिखे जाएंगे। तो आइए तैयार करते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपको दिया गया है पिछले साल का 35 लाख और चालू वर्ष का 40 लाख। साथ ही साथ आपको अन्य आय दी गई है 50,000 और 50,000। जैसा कि प्रारूप में दिया गया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अन्य आय दोनों को जोड़कर कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू निकाला जाता है। तो यहां पर अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले वर्ष का टोटल रेवेन्यू होगा 35,50,000, जबकि चालू वर्ष का रेवेन्यू होगा 40,50,000। एक्सपेंसेस यहां पर प्रश्न में बहुत सारे दिए गए हैं। आपके उपभोग की गई सामग्री से लेकर अन्य व्यय तक जो है वो सभी खर्चे हैं। और यहां अगर खर्चों की बात की जाए तो खर्चों में सबसे पहले लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद लिखा जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन इन्वेंट्री जो दिया गया है वो जो चालू वर्ष है उसमें तो 10,000 रुपए धनात्मक है, लेकिन जो पिछला वर्ष है उसमें 15,000 रुपए ऋणात्मक दिए गए हैं। तो इसे व्ययों में जोड़ने की बजाय घटाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं खर्चों की। तो सबसे पहले जो एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पिछले वर्ष का 18 लाख और चालू वर्ष का 15 लाख। साथ ही साथ फिर दिया गया है चेंज इन इन्वेंट्री, चालू वर्ष का 10,000 है और पिछले वर्ष का 15,000 रुपए ऋणात्मक है। आगे बात की जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों वर्षों के दिए गए हैं 2,40,000 और 2,40,000। इसके बाद अगर आगे बात करें तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस चालू वर्ष के दिए गए हैं एक आपको 25,000 और पिछले वर्ष के दिए गए हैं 22,500। तो इन्हें भी लिखेंगे, पिछले वर्ष के 22,500 और चालू वर्ष के 25,000। अन्य व्यय जो कि आपको फुटनोट के साथ साथ योग भी दिया गया है, चालू वर्ष का 2,66,000 है और पिछले वर्ष का 3,02,000 है। तो इन अमाउंट्स को भी लिख दिया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 3,02,000 और 2,66,000। ये सभी खर्चों को लिखने के बाद अब इन खर्चों का योग लगा लिया जाएगा, जिसमें इस 15,000 को पिछले वर्ष में घटाया जाएगा। तो यहां अगर योग की बात करें तो प्रथम वर्ष का जो योग है पिछले वर्ष का वो आ रहा है 23,49,500, जबकि चालू वर्ष के योग की अगर बात की जाए तो ये आ रहा है 20,41,000। इसके पश्चात क्या किया जाएगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा दिया जाएगा। और टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस घटाए जाएंगे तो 35,55,000 में से 23,49,500 घटाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वो बचेगा 12,500, जो कि प्रश्न में दिया गया है। आगे अगर बात करें तो चालू वर्ष का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाएगा। 40,50,000 जो कुल रेवेन्यू है, कुल आय है, उसमें से 20,41,000 के टोटल एक्सपेंसेस घटा दिए जाएंगे, जिसमें कर भी शामिल है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो कर के बाद आएगा और यहां पर प्रॉफिट की राशि होगी आपके कुल मिलाकर 40,50,000 में से 20,41,000 घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20,09,000 रुपए।
आय विवरण तैयार कर लेने के बाद अब हमें इसे कॉम्परेटिव आय विवरण यानी कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बदलने के लिए अब कैलकुलेशन करनी होगी एब्सोल्यूट चेंज की, यानी जो सापेक्षिक परिवर्तन हुए हैं उनकी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, 40 लाख में से 35 लाख घटाने होंगे, यानी करंट ईयर की राशियों में से पिछले साल की राशियों को घटाना होगा। तो पहला परिवर्तन जो कि धनात्मक है 5 लाख रुपए, दूसरा 50,000 से 50,000 है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है, तीसरा फिर से आएगा 5 लाख रुपए, चौथा अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो दिया गया है वो 18 लाख से 15 लाख हो रहा है। इसका मतलब 3 लाख रुपए की वृद्धि की बजाय कमी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। आगे बात की जाए तो यहां आ जाएगा 25,000 रुपए की बढ़ोतरी। कैसे? क्योंकि -15,000 में से जब आप 10,000 घटाएंगे तो वो घटाने की बजाय आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 25,000 की बढ़ोतरी होगी स्टॉक में। आगे अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 2500 रुपए की वृद्धि है। और अगर बात की जाए अदर एक्सपेंसेस तो इसमें कमी है, और कमी कितने रुपए की है? 36,000 रुपए की कमी हो रही है। जब आप 3,02,000 में से 2,66,000 रुपए घटाएंगे तो कमी आती है 36,000 रुपए। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, और टोटल एक्सपेंसेस हैं प्रीवियस ईयर के 23,49,500 रुपए, जबकि चालू वर्ष का जो एक्सपेंसेस है वो है 20,41,000। जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो इसमें वृद्धि आती है 3,08,500 रुपए। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब बात करते हैं प्रॉफिट कर के बाद, जो कि 12,05,000 रुपए से हो जाता है 20,09,000 रुपए। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, और कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये हुई है 8,08,500 रुपए की। परसेंटेज चेंज किस तरह से निकाले जाते हैं इसके बारे में हमने कल बात की थी। जो परिवर्तन आया है उसे ऊपर रखेंगे और प्रथम वर्ष यानी पिछले वर्ष का मूल्य नीचे रखेंगे, और गुणा 100 कर आप प्रतिशत निकालेंगे, यानी 5 लाख बटा 35 लाख इंटू 100 जब आप करते हैं तो ये आता है 14.29%। यहां कोई प्रतिशत की गणना नहीं की जाएगी क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं हुई है। अब अगर आगे बात करें तो अगर टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो उसमें 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, और जो पिछले वर्ष का मूल्य है वो है 35,50,000। तो 5 लाख बटा 35,50,000 गुणा 100 जब आप करते हैं तो ये प्रतिशत निकल कर आता है 14.08%। अब अगर आगे बात की जाए तो आगे का प्रतिशत निकालने के लिए ऋणात्मक मूल्य आपको 3 लाख रुपए दिया गया है, और इस 3 लाख रुपए को का प्रतिशत 18 लाख रुपए पर निकाला जाएगा। तो 3 लाख बटा 18 लाख इंटू 100 करने पर यह आता है 16.666 आगे तक तो 16.67%। लेकिन ये बात आपको कल भी बताई गई थी और आज भी बताई जा रही है कि यदि आपका परिवर्तन वो ऋणात्मक आया है तो यहां पर आपका प्रतिशत भी किस तरह से लिखना होगा? आपको ऋणात्मक रूप में ही लिखना होगा, यानी कोष्टक में ही लिखना होगा। अगली बात करें तो 25,000 की वृद्धि है 15,000 पर, तो 25,000 ऊपर 15,000 नीचे और गुणा 100 करने पर यह वृद्धि आती है 166.67% की। यहां कोई परिवर्तन नहीं है। अगले परिवर्तन की बात की जाए तो 2,500 रुपए ऊपर रखे जाएंगे क्योंकि 2,500 रुपए की वृद्धि है, 22,500 नीचे गुणा 100 करने पर यह प्रतिशत आता है 11.11%। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। इनमें कमी हुई है 36,000 रुपए की। 36,000 रुपए ऊपर रखे जाएंगे और 3,02,000 नीचे रखे जाएंगे, और गुणा 100 करने पर यह परसेंटेज आता है 11.92, और इसे आपको कोष्टक में रखना होगा क्योंकि यहां पर वृद्धि की बजाय क्या हुआ है? कमी हुई है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, जो कि वृद्धि बता रहे हैं 3,08,500 की, और पिछले वर्ष के जो व्यय थे वो थे 23,49,500 रुपए। इसका प्रतिशत निकालने पर यह आता है 13.13%।
अब अगली बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों बार बार बता रहा हूं और मैंने नीचे भी लिखवाया है, अन्य व्ययों में कर के लिए प्रावधान दिया गया है, ये देखिए, और आपने ये अन्य व्यय यहां पर शामिल किए हैं, तो इसका मतलब कर भी रेवेन्यू में से घट चुका है, इसलिए प्रॉफिट डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है। तो अब बात करना चाहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले वर्ष का मूल्य था 12,500,000, जबकि दूसरे वर्ष का मूल्य था 20,09,000, तो प्रॉफिट में वृद्धि हुई, और कितनी वृद्धि हुई? 8,08,500 का प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा 12,05,000 पे, और जब ये प्रतिशत आप निकालते हैं तो ये आता है लगभग 67.34%। इसी के साथ आपका ये प्रश्न स्वयं जांच वाला भी पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली विश्लेषण की तकनीक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।